ओसामा बिन लादेन का जन्म 1957 में सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। वह मोहम्मद बिन आवद बिन लादेन के 50 से ज्यादा बच्चों में से एक थे, जो एक अमीर निर्माण व्यापारी थे और सऊदी शाही परिवार के करीबी थे। एक समृद्ध माहौल में पले बढ़े ओसामा ने एक शानदार जीवन शैली का आनंद लिया, जहां उन्हें बेहतरीन शिक्षा और अवसर मिले। हालांकि अपने विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश के बावजूद बिन लादेन का विश्व दृष्टिकोण इस्लामी धर्मपरायणता की बढ़ती भावना और मुस्लिम दुनिया के लिए गहरी चिंता से आकार ले रहा था। अपनी युवावस्था में भी बिन लादेन ने धर्म और राजनीति में रुचि दिखाई। वह सैयद कुतुब जैसे प्रमुख इस्लामी विचारकों की शिक्षाओं से प्रभावित थे, जिन्होंने शरिया कानून की वापसी और इस्लामी राज्यों की स्थापना की वकालत की थी। बिन लादेन का विश्व दृष्टिकोण उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान मध्य पूर्व को घेरने वाली राजनीतिक टर्मोइल से और आकार ले चुका था। अरब इजराइल संघर्ष, ईरानी क्रांति और अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, इन सभी ने उनके गुस्से की बढ़ती भावना और उनके इस विश्वास में योगदान दिया कि मुस्लिम दुनिया पर हमला हो रहा है। बिन लादेन की शुरुआती वयस्कता इस्लामी सक्रियता के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता से चिह्नित थी। वह मुस्लिम ब्रदरहुड में तेजी से शामिल हो गए, जो एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन था जो मुस्लिम दुनिया में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की वकालत करता था। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान की यात्रा भी की, जिसने 1969 में देश पर आक्रमण किया था। ये अनुभव युवा बिन लादेन के लिए प्रारंभिक साबित होंगे। उन्होंने उनके इस विश्वास को मजबूत किया कि इस्लाम की रक्षा में हिंसा उचित है और पश्चिम, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका, हर जगह मुसलमानों का दुश्मन है। यह दृढ़ विश्वास इतिहास के कुछ सबसे घातक आतंकवादी हमलों के पीछे अल कायदा के नेता और मास्टरमाइंड के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका की नींव रखेंगे। ओसामा बिन लादेन की औपचारिक शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेद्दा के एक कुलीन धर्मनिरपेक्ष स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने जेद्दा के ही किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रशासन का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय में रहते हुए बिन लादेन इस्लामी अध्ययन मंडलियों में तेजी से शामिल हो गए और अपनी धर्मपरायणता और इस्लामी धर्म ग्रंथों के ज्ञान के लिए ख्याति प्राप्त की। इसी अवधि के दौरान उनका सामना मुस्लिम ब्रदरहुड के एक प्रमुख सदस्य और एक प्रमुख इस्लामी विचारक सैयद कुतुब के लेखन से हुआ। कुतुब के विचारों, जिन्होंने मुसलमानों को शरिया कानून द्वारा शासित एक न्यायपूर्ण इस्लामी समाज की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया, का बिन लादेन की सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह आश्वस्त हो गए कि मुस्लिम दुनिया इस्लाम के सच्चे मार्ग से भटक गई है और यह धर्मनिष्ठ मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे पश्चिम के भ्रष्ट प्रभावों के खिलाफ लड़ें। बिन लादेन के विश्वविद्यालय के वर्ष सऊदी अरब में बढ़ते राजनीतिक और धार्मिक उथल-पुथल के दौर के साथ मेल खाते थे। 1919 में इस्लामी चरमपंथियों के एक समूह द्वारा मक्का में ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा, जिन्होंने सऊदी शाही परिवार को भ्रष्ट और गैर इस्लामी बताते हुए निंदा की थी, ने राज्य को हिलाकर रख दिया। हालांकि विद्रोह को अंततः दबा दिया गया था, लेकिन इसने सऊदी सरकार के लिए एक चेतावनी का काम किया और सऊदी समाज के कुछ वर्गों के बीच इस्लामी विचारों की बढ़ती अपील को उजागर किया। दिसंबर 1969 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण बिन लादेन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने सोवियत घुसपैठ को इस्लाम पर एक जबरदस्त हमले और पूरे मुस्लिम दुनिया के लिए खतरे के रूप में देखा। जिहाद या पवित्र युद्ध के आह्वान से प्रेरित होकर बिन लादेन सोवियत कब्जे के खिलाफ अफगान प्रतिरोध में शामिल होने के लिए 1980 में पेशावर, पाकिस्तान गए। पेशावर में ही बिन लादेन अन्य अरब लड़ाकों के संपर्क में आए और उस नेटवर्क को विकसित करना शुरू किया जो अंततः अल कायदा बना। सोवियत अफगान युद्ध ने कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलनों के विकास के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। दुनिया भर के मुसलमान सोवियत संघ के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन या पवित्र योद्धाओं के साथ लड़ने के लिए अफगानिस्तान पहुंचे, जिसे व्यापक रूप से नास्तिक और साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में देखा जाता था। युद्ध ने पश्चिमी देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से महत्वपूर्ण वित्तीय और रसद समर्थन को भी आकर्षित किया, जिसने संघर्ष को सोवियत संघ के खिलाफ
एक छद्म युद्ध के रूप में देखा। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान वास्तविक लड़ाई में बिन लादेन ने अपेक्षाकृत मामूली भूमिका निभाई। हालांकि उनका धन और संपर्क अफगान प्रतिरोध के लिए अमूल्य साबित हुए। उन्होंने अपने परिवार के भाग्य का उपयोग अरब लड़ाकों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए और मुजाहिदीन को रसद समर्थन प्रदान करने के लिए किया। उन्होंने अफगानिस्तान में अपने स्वयं के प्रशिक्षण शिविर भी स्थापित किए, जहां उन्होंने जिहादियों की एक नई पीढ़ी की भर्ती और उन्हें सिखाना शुरू किया। इसी अवधि के दौरान बिन लादेन की मुलाकात अब्दुल्ला आजम से हुई, जो एक फिलिस्तीनी जॉर्डन के धर्मगुरु थे, जिन्हें आधुनिक जिहाद के संस्थापकों में से एक माना जाता है। आजम, जिन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए मुसलमानों का आह्वान करते हुए एक फतवा जारी किया था, बिन लादेन के संरक्षक बन गए और उनकी विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में उन्होंने मुक़द्दम अल-खिदमत या सेवा ब्यूरो की स्थापना की, जो एक संगठन है जो अफगान प्रतिरोध को रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है। M1 ने अल-कायदा के अग्रदूत के रूप में काम किया, जिससे बिन लादेन को मुस्लिम दुनिया भर के समान विचारधारा वाले आतंकवादियों से जुड़ने के लिए बुनियादी ढांचा और नेटवर्क मिला। 1980 के दशक के अंत तक जैसे ही सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी वापसी शुरू की, बिन लादेन और उनके अनुयायियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित नए लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने इस्लाम के नए दुश्मन के रूप में देखा। खंड 4 अल-कायदा का उदय और वैश्विक आतंकवाद। 1991 में सोवियत संघ के पतन ने एक आम दुश्मन को हटा दिया, जिसने विभिन्न इस्लामी समूहों को एकजुट किया था। बिन लादेन, जो अब सऊदी अरब वापस आ गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सऊदी सरकार के घनिष्ठ संबंधों की तेजी से आलोचना करने लगा, खासकर 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद, जिसमें सऊदी धरती पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती देखी गई। सऊदी शासन की बिन लादेन की मुखर आलोचना के कारण उन्हें 1991 में देश से निष्कासित कर दिया गया। अंततः उन्हें सूडान में शरण मिली, जहां वह 1996 तक रहे। सूडान में अपने समय के दौरान बिन लादेन ने औपचारिक रूप से अल-कायदा की स्थापना की, जो बेस के लिए अरबी है। अल-कायदा सिर्फ एक और आतंकवादी समूह से कहीं अधिक था। इसने समान विचारधारा वाले जिहादियों के एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में कार्य किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी नफरत और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक जिहाद की आवश्यकता में अपने विश्वास से एकजुट थे। अल-कायदा का पहला बड़ा हमला 1993 में हुआ, जब न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पार्किंग गैरेज में एक ट्रक बम विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हो गए। जबकि हमले ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सदमे की लहरें भेज दी। यह तो बस आने वाली घटनाओं की एक झलक थी। 1990 के दशक के दौरान अल-कायदा ने दुनिया भर में अमेरिकी हितों के खिलाफ हमलों की योजना बनाना और उन्हें अंजाम देना जारी रखा, जिसमें 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बम विस्फोट शामिल थे, जिसमें 224 लोग मारे गए थे। इस अवधि के दौरान घोषणाओं और फतवों की एक श्रृंखला में उल्लिखित बिन लादेन की विचारधारा तेजी से कट्टरपंथी होती गई। उसने दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों, नागरिकों और सैन्य कर्मियों को मारने का आह्वान किया। उसने संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की, जिस पर उसने इस्लाम के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। उनका संदेश मुसलमानों की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण संख्या के साथ गूंजता रहा, जो उनके करिश्मे, प्रतिरोध के उनके संदेश और एक वैश्विक इस्लामी खिलाफत के उनके दृष्टिकोण के प्रति आकर्षित थे। खंड 5 9/11 हमले। इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा ने इतिहास के सबसे घातक आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, जिसने 21वीं सदी के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। अल-कायदा के 19 गुर्गों ने 4 वाणिज्यिक विमानों का अपहरण कर लिया और उन्हें न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स, वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन और पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले में एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। हमलों में 90 से ज्यादा देशों के करीब 3000 लोग मारे